तो अब हम पार्ट नंबर 3 जो है वो चालू करते हैं एग्रीकल्चर का। लास्ट टाइम हमने देखा था कि एग्जैक्टली कैसे फूड के केस में गवर्नमेंट के द्वारा सब्सिडी प्रोवाइड करी गई है बाय दी नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। और उसके अलावा हमने ये भी देखा कि एग्रीकल्चर के अंदर कहाँ कहाँ हमारा जो इंडिया है वो वर्ल्ड की लार्जेस्ट प्रोडक्शन कर रहा है। लाइक मिल्क के अंदर हमने देखा, उसके अलावा हमने देखा कि बाजरा के अंदर भी हम काफ़ी ज़्यादा अच्छी प्रोडक्शन जो है वो कर रहे हैं। देन हमने देखा था कि एमएसपी जो है वो किस किस पर्टिकुलर क्रॉप के ऊपर जो है वो गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है, क्या उसका प्रोसीजर रहता है, कौन उसको रिकमेंड करता है, कौन उसको अप्रूव करता है और कौन उसको फाइनली डिक्लेयर करता है। अब नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे एमएसपी ऑफ द माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस के से कि जो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस जो कि ट्राइबल्स के द्वारा कैलकुलेट किया, ट्राइबल्स के द्वारा जो प्रोक्योर किया जाता है उसके ऊपर भी एमएसपी जो है वो प्रोवाइड किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा। और इस पर्टिकुलर एमएसपी को डिक्लेयर करने के लिए गवर्नमेंट ने उसके लिए एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम जो है वो लेके आए थे। और पर्टिकुलरली मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल्स के द्वारा जो है ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम डिक्लेयर करी गई थी। स्पॉन्सर्ड का मतलब है कि सेंटर और स्टेट दोनों का कंट्रीब्यूशन जो है वो इसके अंदर होगा। अब जैसे कि नॉर्मली अगर हम फूड क्रॉप्स की एमएसपी की बात करें तो उसके अंदर हर साल में वो एमएसपी जो है वो डिक्लेयर किया जा रहा था, लेकिन इस केस के अंदर एमएसपी जो है वो हम हर 3 साल के अंदर जो है वो रिव्यू करते हैं। और ये मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल्स के ही प्राइसिंग सेल के द्वारा जो है वो उसको रिव्यू किया जाता है। क्योंकि एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है तो इसके अंदर सेंटर और स्टेट दोनों के द्वारा सपोर्ट प्रोवाइड किया जाएगा। फाइनेंस का 75% सेंटर के द्वारा और 25% स्टेट के द्वारा जो है वो किया जाएगा। ये फाइनेंशियल सपोर्ट क्यों चाहिए होगा हमें, ताकि हम माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस जो है वो प्रोक्योर कर सकें, उनके लिए कोई इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर सकें उनको स्टोर करने के लिए, और उनको प्रोसेसिंग यूनिट्स के थ्रू उनके अंदर वैल्यू एडिशन जो है वो कर सकें। तो इन्हीं सभी चीज़ों के लिए फाइनेंशियल सपोर्ट जो है वो ट्राइबल्स को प्रोवाइड किया जाएगा। अब ये जो पर्टिकुलरली एमएसपी डिक्लेयर किया जाता है उसके अंदर स्टेट के पास एक लैटिट्यूड रहता है कि जो भी एमएसपी लाया गया है उसके ऊपर 10% का प्लस और माइनस वो उनकी इच्छा है कि वो उनको करना है या नहीं करना है। यानी कि जो भी एमएसपी होगा उसके अंदर +10% पे वो एमएसपी डिक्लेयर कर सकते हैं, -10% पे उसको जो है वो रख सकते हैं। तो वो स्टेट के पास उसकी पावर जो है वो रहेगी। देन ये पर्टिकुलरली स्कीम को इम्प्लीमेंट करने के लिए जो हमारी नोडल एजेंसी सिलेक्ट करी गई है वो हमारी ट्राइफेड है। ट्राइफेड जो है वो हमारी जो भी प्रोडक्ट्स उनके द्वारा प्रोक्योर किया जाएगा उनको मार्केटिंग करने के लिए एक प्लेटफॉर्म जो है वो प्रोवाइड करेगा। इनके लिए एक पोर्टल भी जो है वो बनाया गया है जिसके थ्रू वो अपने गुड्स को सेल आउट जो है वो कर सकते हैं। ठीक है। अब माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस के अंदर एग्जैक्टली क्या क्या आता है, इसके अंदर हमारे कुछ नॉन टिम्बर प्रोडक्ट्स जो हैं वो आते हैं, यानी कि टिम्बर से अलावा जो भी प्रोडक्ट्स हैं वो, या फिर कुछ एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट्स भी आ सकते हैं लाइक वैक्स और या फिर हनी। ये सारे जो है वो हमारे एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट्स में आएंगे। इसके अंदर हमारा बैम्बू आएगा, बैम्बू इससे अलग नहीं है। ब्रशवुड आएगा और मेडिसिनल प्लांट्स आएंगे, केन आएगा, लीव्स आएंगी, हनी आएगी, वैक्स आएगी, लैक आएगी। तो ये सब भी चीज़ जो है हमारे माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स की कैटेगरी के अंदर जो है वो इंक्लूड करे गए हैं। तो इसका भी क्वेश्चन इजीली बन सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ पार्ट ऑफ द माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस। तो इन सभी में वो लोग टिम्बर भी डाल देंगे तो दैट टिम्बर विल बी द रॉन्ग आंसर। तो उसको वहाँ से हमें एलिमिनेट जो है वो करना होगा। देन नेक्स्ट आता है हमारा कुछ अदर स्कीम दैट इज़ दी पीएम किसान स्कीम। कि पीएम किसान स्कीम्स काफ़ी ज़्यादा जो है वो न्यूज़ में रहती है और काफ़ी सालों से जो है ये शायद इस पर क्वेश्चन भी जो है वो नहीं आया है। और इसके अंदर एक कैच पॉइंट है जिसके अंदर हम लोगों को कंफ्यूज किया जा सकता है, तो उसको हमें याद रखना है। तो सबसे पहले तो ये 2018 के अंदर ये स्कीम लाई गई थी। दूसरा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। सेंट्रल सेक्टर यानी कि सारा कंट्रीब्यूशन जो है, फंड जो है वो सेंटर के द्वारा प्रोवाइड किया जाएगा 100%। इसके अंदर 6000 रुपीज़ जो है वो एनुअली फार्मर को प्रोवाइड किए जाते हैं डायरेक्टली उनके बैंक अकाउंट के अंदर 3 इंस्टॉलमेंट्स में। हर 4 महीने में ये इंस्टॉलमेंट जो है वो ट्रांसफ़र कर दी जाती है। ठीक है।
इसके अंदर अगर किसी को भी एनरोल होना है फार्मर को, तो वो लोकल पटवारी से मिल के अपने डॉक्यूमेंट्स पूरे करके या फिर रेवेन्यू ऑफिसर के पास जाके अपने आप को एनरोल जो है वो करा सकते हैं। और रजिस्ट्रेशन कराने के लिए वो कॉमन सर्विस सेंटर भी जो है वो जा सकते हैं। अब इसके अंदर जिन भी फैमिलीज़ को ये पीएम किसान स्कीम के थ्रू सपोर्ट किया जाएगा, उनका आइडेंटिफिकेशन जो है वो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा जो है वो किया जाएगा। इस फैमिली का भी कॉम्प्राइजेशन जो है वो बताया है कि इस फैमिली के अंदर कौन कौन आएगा। तो ये काफ़ी जो है वो एक कैची पॉइंट जो है वो रहता है, जो कि प्रीलिम्स के अंदर कंफ्यूज करने के लिए डाला जाता है। यहाँ पे वो कुछ मैरिड डॉटर या फिर ऐसा कुछ जो है वो डाल देते हैं, तो दैट विल बी द रॉन्ग। तो हस्बैंड, वाइफ और माइनर चाइल्ड, ये तीनों ही जो है वो सिर्फ और सिर्फ फैमिली के अंदर आते हैं। देन नेक्स्ट आता है कि किन लोगों को ये पर्टिकुलरली पीएम किसान के द्वारा सपोर्ट नहीं प्रोवाइड किया जा सकता। तो ये हमें स्पेसिफिकली याद रखना है कि कोई भी अगर सेंटर या स्टेट का गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, तो उनको ये बेनिफिट जो है वो नहीं मिलेगा। या फिर किसी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग का एम्प्लॉय है, तो उनको भी नहीं मिलेगा। कोई गवर्नमेंट के पेंशनर्स हैं, उनको भी नहीं मिलेगा। टेनेंट्स है, यानी कि उनका ओनर नहीं है। शेयर क्रॉपर है, तो उनको भी जो है वो ये पर्टिकुलरली पीएम किसान के थ्रू सपोर्ट नहीं किया जाएगा। जबकि टेनेंट्स और शेयर क्रॉपर्स अगर हम देखें, तो उनको किसान क्रेडिट कार्ड के थ्रू क्रेडिट जो है वो प्रोवाइड किया जा सकता है, लेकिन पीएम किसान के अंदर उनको इनकम सपोर्ट जो है वो नहीं प्रोवाइड किया जाता। इसके पॉजिटिव्स क्या हैं? ये एक बेसिकली हमने पहले भी देखा था कि ये इनकम सपोर्ट के टाइप का है, यानी कि इसके अंदर मार्केट में जाके वो लोग खुद डिसाइड कर सकते हैं कि उनको पैसा जो है वो कैसे खर्च करना है। तो इसकी वजह से जो भी मार्केट है वो डिस्टॉर्ट नहीं होती है। फार्मर्स जो हैं वो कुछ प्रोड्यूस करे या नहीं करे, उनको ये बेनिफिट जो है वो मिलेगा ही। और इसकी वजह से इन्फ्लेशन भी जो है वो इतना इंक्रीज़ नहीं होगा जितना एमएसपी की वजह से होता है। तो लेस इन्फ्लेशन देन द एमएसपी। देन नेक्स्ट स्कीम आती है हमारी, दैट इज़ द पीएम आशा स्कीम। ये भी काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहती है और करेंटली बजट में भी जो है ये न्यूज़ में थी। तो पीएम आशा स्कीम अगर हम देखें, तो पीएम आशा स्कीम जो है वो अन्नदाता की आय को संरक्षण करने के लिए जो है वो बेसिकली स्कीम है। अन्नदाता कौन है? ये हमारे फार्मर्स है। आय का मतलब है इनकम, संरक्षण का मतलब है कि उसको प्रोटेक्ट करने के लिए उनकी इनकम जो है वो मार्केट की वजह से डिस्टॉर्ट ना हो, उनको एक डेफिनेट इनकम जो है वो उनके फूड ग्रेन्स के ऊपर उनको मिलती रहे। इसी वजह से ये पीएम आशा स्कीम जो है वो लाई गई थी कि कोई भी अगर डिफरेंस हो मार्केट के अंदर, वो डिफरेंस जो है वो गवर्नमेंट के द्वारा उसको फुलफ़िल किया जा सके। तो इसका मेन एम यही है कि एक रेम्यूनरेटिव प्राइस जो है वो फार्मर्स को प्रोवाइड करते हैं उनके फूड ग्रेन्स के ऊपर। ये एक अम्ब्रेला स्कीम जो है इसको बनाया गया था, क्योंकि इसके अंदर पहले 3 स्कीम्स जो है वो अलग अलग थी। उन तीनों स्कीम्स को जो है वो हमने पीएम आशा के अंदर जो है वो कंप्राइज़ कर दिया। सबसे पहली स्कीम थी प्राइस सपोर्ट स्कीम, दूसरी थी प्राइस एफिशिएंसी पेमेंट स्कीम और तीसरी थी प्राइवेट प्रोक्योरमेंट एंड स्टॉकिस्ट स्कीम। इन तीनों स्कीम्स को हमने पीएम आशा का पार्ट जो है वो बना दिया और ये सिंस सितंबर 2018 जो है वो किया गया था। सबसे पहले अगर हम प्राइस सपोर्ट स्कीम की बात करें, तो प्राइस सपोर्ट स्कीम के अंदर कहा गया है कि पल्सेस हो, ऑयल सीड्स हो और कोपरा हो, इन तीनों के लिए प्रोक्योरमेंट जो है वो एफसीआई या नेफेड के द्वारा जो है वो करनी होगी। यानी कि प्रोक्योरमेंट अगर होगी तो ऑब्वियसली ऐसे प्राइस पे होगी जो कि डिस्टॉर्टेड नहीं होगा, मिडलमैन के द्वारा एक्सप्लॉइटेड नहीं होगा। तो वो उस प्राइस पे ख़रीदा जाएगा जो कि एमएसपी होगा। तो यानी कि डायरेक्टली हमने प्राइस सपोर्ट स्कीम कर दी कि उसी प्राइस पे जो कि एमएसपी डिक्लेयर किया गया है उसके ऊपर हम उनसे जो है वो ख़रीद लेंगे। तो स्पेसिफिकली 3 आइटम्स डाली गई है, तो पल्सेस, दूसरा ऑयल सीड्स एंड तीसरा कोपरा। इन तीनों आइटम्स के लिए प्राइस सपोर्ट स्कीम जो है वो रखी गई है। और ये क्यों रखी गई है? क्योंकि राइस एंड व्हीट तो ऑलरेडी हम पहले ही बहुत ज़्यादा प्रोक्योर जो है वो करते हैं, लेकिन इन तीनों के लिए लोगों को लगता है कि ये तीनों चीज़ें जो है वो प्रोक्योर नहीं की जाएगी और इसी वजह से ये उसको ग्रो नहीं करते हैं। तो इन तीनों के लिए हमने प्राइस सपोर्ट स्कीम जो है वो रखी है। तो फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया और नेफेड, इन तीन दोनों को जो है वो बोला गया है कि ये 3 चीज़ें जो है वो खरीद ले और जो भी इसके ऊपर लॉस एंड एक्सपेंडिचर होगा विद रिस्पेक्ट टू द मार्केट प्राइस, उसको सेंटर के द्वारा जो है वो बेयर किया जाएगा। देन नेक्स्ट आता है प्राइस एफिशिएंसी पेमेंट स्कीम। इसके अंदर क्या होता है कि अगर जो फार्मर था उनके द्वारा इस पर्टिकुलर चीज़ों को, ऑयल सीड को मार्केट के अंदर सेल आउट कर दिया गया और मार्केट के अंदर जिस प्राइस पे सेल आउट करा वो एमएसपी से जो है वो कम है,
तो इस केस के अंदर जो भी सेलिंग प्राइस है और एमएसपी है, इन दोनों के बीच का जो भी डिफरेंस होगा उसको पे किया जाएगा फार्मर्स को बाय द गवर्नमेंट। इसके अंदर कोई भी फिजिकल प्रोक्योरमेंट जो है वो स्पेसिफिकली इन दोनों के द्वारा नहीं की जा रही है, वो जाके मार्केट के अंदर सेल आउट कर सकते हैं, लेकिन अगर कोई भी अमाउंट के अंदर डिफरेंस होगा तो वो उनको इनडायरेक्ट वे में जो है वो ट्रांसफ़र किया जाएगा। तो दैट इज़ द प्राइस डेफिशिएंसी पेमेंट स्कीम, कि अगर कोई भी डेफिशिएंसी होगी तो उसके अंदर पेमेंट की जाएगी, और ये स्पेसिफिकली ऑयल सीड्स के लिए है। तीसरा आता है हमारा दैट इज़ द प्राइवेट प्रोक्योरमेंट एंड द स्टॉकिस्ट स्कीम। इसके अंदर ये बोला गया है कि अगर इसके अंदर ये बोला गया है कि जो हमारे ऑयल सीड्स हैं वो डायरेक्टली प्राइवेट के द्वारा जो है वो प्रोक्योर किए जाएंगे, और ये उनको एमएसपी पे ही जो है वो प्रोक्योर करना होगा, चाहे मार्केट में उससे प्राइस जो है वो कम ही क्यों ना हो। तो एमएसपी पे ही जो है वो फार्मर्स से उन्हें ख़रीदना होगा। तो यानी कि फार्मर्स के पास तो एमएसपी गया, लेकिन जो प्राइवेट पार्टी जिसने भी प्रोक्योर किया उसके लिए तो लॉस हो गया, क्योंकि मार्केट में प्राइस जो है वो उससे कम चल रहा था। तो जो भी पर्टिकुलरली लॉस होता है वो प्राइवेट पार्टी के द्वारा बियर नहीं किया जाएगा, वो भी सेंटर के द्वारा ही जो है वो बियर किया जाएगा, और इसके अंदर उनके द्वारा 15% ऑफ दैट अमाउंट जो है वो एज अ सर्विस चार्ज भी जो है वो लेते हैं, यानी कि इस पर्टिकुलर सर्विस को प्रोवाइड करने के लिए उन उनके द्वारा ये चार्ज भी जो है वो किया जाता है। अब नेक्स्ट क्या आती है हमारी, दैट इज़ द एग्रीकल्चर एक्सटेंशन सर्विसेज। एग्रीकल्चर एक्सटेंशन सर्विसेज अगर हम देखें तो वो इसलिए हैं ताकि हम बेटर इंफ्रास्ट्रक्चरल सपोर्ट जो है वो प्रोवाइड कर सके फार्मर्स के लिए। तो इसके अंदर हमने एग्रीकल्चर सेक्टर को कुछ एक्सटेंसिव सर्विसेज एक्सटेंशन वे में जो है वो प्रोवाइड करी। तो इसके अंदर हमें डिफरेंट स्कीम्स जो है वो हमारी आती हैं। सबसे पहले तो ये है कि डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर और नाबार्ड इन दोनों के द्वारा एक स्कीम लेके आई गई, जिसके थ्रू उन्होंने एग्रीकल्चरल क्लिनिक्स जो हैं वो इस्टेब्लिश किए ताकि लोगों तक जो भी एग्रीकल्चर सर्विसेज हैं वो पहुंच सके। देन इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च के द्वारा एक कृषि विज्ञान केंद्र जो है वो खोला गया, क्योंकि ये रिसर्च के अंदर काम करता है। तो उन्होंने विज्ञान केंद्र खोला कि इनकी भी जो एक्सपर्टीज़ है उसको यूज़ करके हम डेवलपमेंट जो है वो कर सकें एग्रीकल्चर के अंदर। तो 700 कृषि विज्ञान केंद्र जो है वो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के द्वारा जो है वो स्टेब्लिश किए गए, और इसके अलावा ये एक्सटेंशन सर्विसेज जो हैं वो कुछ एनजीओज़ के द्वारा भी प्रोवाइड करी गई और फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा भी जो है वो प्रोवाइड करी गई। ये 12th 5 ईयर प्लान के द्वारा जो है वो इसके अंदर हमने इस एक्सटेंशन सर्विसेज के अंदर हमने एक नेशनल मिशन भी जो है वो लेके आया ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एंड द टेक्नोलॉजी, जिसको हम इस नाम से जो है वो जानते हैं। इसके अंदर 12th 5 ईयर प्लान के अंदर जो ये नेशनल मिशन लाया गया, इसके अंदर हमने 4 सब मिशंस भी जो है वो आइडेंटिफाई करे, जिसके अंदर सबसे पहला हमारा था एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन, जिसके अंदर हमने किसान कॉल सेंटर्स और एग्रीकल्चरल क्लिनिक्स जो है वो डेवलप किए, जिसके द्वारा उनको कोई भी प्रॉब्लम हो तो वो उस कॉल सेंटर पे कॉल करके जो है वो उसको रिजॉल्व कर सकते हैं। दूसरा आया हमारा दैट इज़ अ सीड एंड द प्लांटिंग मटेरियल, यानी कि इनपुट्स की जो है वो कोई भी कमी ना हो और उनकी पूरी सप्लाई चेन जो है वो डेवलप रहे और उनको हर मौके पे सीड वगैरह जो है वो मिलते रहें। उन्होंने प्लांट वेराइटीज़ को भी प्रोटेक्शन जो है वो प्रोवाइड करी और फार्मर राइट्स को भी जो है उन्होंने स्ट्रेंथन किया। तो इस सीड एंड प्लांटिंग मटेरियल भी जो है वो एक इसी का ही सबमिशन टाइप था। देन हमने कहा कि हमें एग्रीकल्चर को मैकेनाइज करना होगा, कि यानी कि जो भी हम रॉड पावर के अंदर यूज़ करते थे हमें चाहिए कि अब हम उसको मशीन्स के थ्रू जो है वो और ज़्यादा जो है वो एफिशिएंट वे में कर सके। तो इसी वजह से जो हमारे रूरल एरियाज़ हैं वहाँ पे कस्टम हायरिंग सेंटर्स जो है वो स्टेब्लिश किए गए, ताकि जो भी मशीन्स हैं वो लीज़ बेसिस पे जो है वो उसको रेंटल बेसिस पे ख़रीद के यूज़ कर सकें इंस्टेड ऑफ बाइंग इट एट द कॉस्ट। तो वो रेंटल बेसिस पे उसको ले लेते थे। इसके अंदर जो भी सपोर्ट था वो गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड किया गया रूरल एंटरप्रेन्योर्स को, एसएचजीज़ को, ताकि ये कस्टम हायरिंग सेंटर्स जो है वो स्टेब्लिश कर सके। तो जो भी प्रोजेक्ट कॉस्ट होती थी उसके ऊपर 40% की सब्सिडी जो है वो इन एंटरप्रेन्योर्स को प्रोवाइड की जाती थी, ताकि ये पर्टिकुलरली इन कस्टम हायरिंग सेंटर्स को इस्टेब्लिश कर सके। और इसके अंदर हमने 60 लाख की कैप जो है वो लगाई थी, यानी कि जो भी सब्सिडी प्रोवाइड की जाएगी वो 60 लाख तक ही जो है वो होगी, और ये इंडिविजुअल फार्मर के केस के अंदर थी। अगर ग्रुप ऑफ फार्मर्स के द्वारा ये कस्टम हायरिंग सेंटर खोला जा रहा है तो उस केस के अंदर 80% ऑफ कॉस्ट जो है उसकी सब्सिडी जो है वो प्रोवाइड की जाएगी, एंड कैप जो है वो इसके अंदर 10 लाख की रखी गई पर फार्मर इन द ग्रुप ऑफ द फार्मर। ठीक है।
देन चौथा आता है हमने कि प्लांट की प्रोटेक्शन और क्वारंटाइन के लिए भी हमने कुछ डेवलपमेंट जो है वो करी, और इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट जो है वो डेवलप करी ताकि उसको पेस्ट से जो है वो प्रोटेक्ट किया जा सके। अब क्योंकि हम मैकेनाइजेशन की बात कर रहे थे फार्म की, तो इसके अंदर अगर हम देखें कि इंडिया के अंदर इन कंपैरिजन टू द चाइना एंड ब्राज़ील कितना मैकेनाइजेशन जो है वो फार्म में हो चुका है, तो वो सिर्फ और सिर्फ 40% है। ये सभी चीज़ें हमें क्यों याद रखनी, क्योंकि इम्प्लिसिट वे में क्वेश्चंस जो है वो पूछे जाते हैं कि इरीगेशन कितनी है इन कंपैरिजन टू द इंडिया एंड द चाइना, या फिर फार्म मैकेनाइजेशन कितनी है। तो चाइना के अंदर 60% मैकेनाइजेशन जो है वो हो चुकी है, जबकि ब्राज़ील के अंदर हमारी 75% मैकेनाइजेशन जो है वो फार्मिंग एरिया के अंदर की जा चुकी है। अब नेक्स्ट क्या आता है, दैट इज़ दी कृषि विज्ञान केंद्र। कृषि विज्ञान केंद्र जो है वो हमारे इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के द्वारा जो है वो लाए गए थे, और ये इसलिए लाए गए थे ताकि जो टेक्नोलॉजी है उसको वहाँ पे रिफ़ाइन किया जा सके एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर, उनकी नीड बेसिस के ऊपर, यानी कि जो भी उनकी नीड है उसके अकॉर्डिंगली उसको डेवलप किया जा सके। साथ ही साथ में इनके द्वारा ट्रेनिंग प्रोग्राम भी लाए गए ताकि उनको न्यू टेक्नोलॉजी के साथ उनको अवगत कराया जा सके और वो उसको यूज़ कर सकें। और हमने यहाँ पे कुछ इनपुट्स जो है उनको भी प्रोड्यूस किया जो कि क्वालिटी वाइज काफ़ी अच्छे हुए, और इसके कृषि विज्ञान केंद्र को हमने 3.37 लाख कॉमन सर्विस सेंटर्स के साथ भी जो है वो इंटीग्रेट किया। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में अगर हम देखें तो ये जो एफपीओज़ हैं ये एक कंपनी के फॉर्म में भी रजिस्टर हो सकते हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटी के फॉर्म में भी हो सकते हैं, ट्रस्ट के फॉर्म में भी हो सकते हैं, या फिर एक लीगल एंटिटी के फॉर्म में भी रजिस्टर हो सकते हैं। तो इनको ये राइट है कि ये किसी की भी फॉर्म में जो है वो रजिस्टर हो सकते हैं। जो भी इस्टेब्लिशमेंट है उसको किसके द्वारा एक सपोर्ट प्रोवाइड किया कि हाँ आप ये सब बनाओ, हम आपका सपोर्ट जो है वो करेंगे। तो सबसे पहला सपोर्ट जो है वो स्मॉल फार्मर एग्री बिजनेस कंसोर्टियम जो कि एक पर्टिकुलर ग्रुप है उनके द्वारा इनको सपोर्ट किया गया, और नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के द्वारा भी इनको सपोर्ट किया गया, और नाबार्ड के द्वारा भी जो है वो उनको सपोर्ट किया गया। अब एसएफएसी के द्वारा एक इक्विटी ग्रांट स्कीम भी जो है वो लेके आई गई। इसके अंदर जो इक्विटी है उसके अंदर जो भी पर्टिकुलरली एफपीओ के अंदर इक्विटी है उसमें अमाउंट जो भी कंट्रीब्यूट करी गई है फार्मर्स के द्वारा उतनी ही इक्विटी जो है वो एसएफएसी के द्वारा भी जो है वो कुछ प्रोवाइड की जाएगी, और ये इक्विटी जो है वो हमारी कैप कर दी गई है ₹10 लाख तक, यानी कि एसएफएसी के द्वारा कुछ इक्विटी भी जो है वो उसके अंदर डाली जाएगी। देन जो एफपीओज़ है हमारे उसके अंदर एटलीस्ट 700 to 1000 एक्टिव मेंबर्स जो है वो हमें चाहिए ताकि ये वर्क कर सके, और जो भी इस एफपीओ के द्वारा इनकम की जाएगी एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ से उसको हमने टैक्सेशन से भी जो है वो एग्जेम्प्ट रखा है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमें याद रखना है। देन नेक्स्ट कहते हैं कि ये जो एफपीओ की क्रिएशन है ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। सेंटर के द्वारा टारगेट भी रखा जाता है कि हमें एटलीस्ट 10,000 एफपीओज जो है वो बनाने हैं, और उसके लिए उन्होंने एक स्कीम भी लेके आई हुई थी दैट इज़ द फॉर्मेशन एंड प्रमोशन ऑफ 10,000 एफपीओज ताकि उनको सपोर्ट जो है वो प्रोवाइड किया जा सके। देन नेक्स्ट क्या आता है कि एफपीओज को क्रेडिट एक्सेस प्रोवाइड करने के लिए क्रेडिट गारंटी फंड भी जो है वो बनाया गया है नाबार्ड और एनसीडीसी के द्वारा, ताकि इनको जो भी लोन चाहिए हो उसके लिए क्रेडिट गारंटी जो है वो नाबार्ड और एनसीडीसी के द्वारा जो है वो प्रोवाइड किया जा सके। नाबार्ड के द्वारा ये कहा गया है कि उनको कोलेट्रल फ्री लोन जो है वो प्रोवाइड किए जाएँ, और पर मेंबर जो कि एफपीओज़ के अंदर है पर मेंबर 25,000 की कैप जो है वो रखी गई है कि एक मेंबर के अकॉर्डिंगली 25,000 रुपये का लोन जो है वो उनको प्रोवाइड करें। टैक्स सपोर्ट जो है वो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है इनको। देन नेक्स्ट क्या आता है दैट इज़ द मार्केटिंग ऑफ द एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस। मार्केटिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के अंदर अगर हम देखें तो इसके लिए हमने केपीएमसी एक्ट जो है वो लेके आए थे दैट इज़ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस एंड द मार्केटिंग कमेटी एक्ट। इन पर्टिकुलर एक्ट के थ्रू हमने एग्रीकल्चर मार्केट जो है वो इस्टेब्लिश करी, और इनको एग्रीकल्चर मार्केट को रेगुलेट करने के लिए स्टेट एपीएमसीज़ को राइट दिया कि स्टेट एपीएमसी एक्ट के द्वारा जो है वो इनको रेगुलेट और इस्टेब्लिश जो है वो किया जाएगा। तो पर्टिकुलरली अगर हम स्टेट के अंदर देखें कि ये मार्केट कैसे वर्क करती है, तो पूरी स्टेट जो है डिफरेंट डिफरेंट मंडीज़ के अंदर उनको जो है वो डिवाइड कर दिया जाता है, और हर एक मंडी को एक पर्टिकुलर मार्केट कमेटी जो है वो मैनेज करती है। जितनी भी परचेजिंग सेल होती है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की वो सिर्फ और सिर्फ इसी पर्टिकुलर एक मंडी के अंदर जो है वो हो सकती है, इसके बाहर जो है वो अलाउड नहीं रहती है।
इस मंडी के अंदर जिसको भी बाय या सेल करना है तो उनको एक लाइसेंस जो है वो लेना होता है, ताकि वो अपना शॉप और वेयर हाउस जो है वो मेंटेन कर सके। और प्राइस जो होता है प्रोड्यूस का जिस पे वो सेल आउट करते हैं वो ऑक्शन के द्वारा जो है वो डिसाइड किया जाता है। हर एक स्टेट के अंदर जितनी भी डिफरेंट मंडीज़ हैं उनका एक डिफरेंट लेवाई जो है वो उनके ऊपर होता है, जो कि उन पर्टिकुलर ट्रेड लाइसेंसर्स को जो है वो देना पड़ता है। और हर एक इवन एक पर्टिकुलर स्टेट में भी अगर डिफरेंट मंडी है तो सेपरेटली आपको लाइसेंस जो है वो चाहिए होगा, ताकि आप वहाँ पे जो है वो काम कर सकें। अब रिसेंटली एक ई नाम का क्राइटेरिया लाया गया था, रिसेंटली नहीं मतलब 2016 से हमने ई नाम जो है वो हम लेके आए, जिसके थ्रू हमने जो ये फिज़िकल मार्केट है उसी को ही एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो है वो उसके द्वारा सपोर्ट किया। ये एक पैरेलल मार्केट स्ट्रक्चर नहीं है, यानी कि ऐसा नहीं है कि आप मंडी में भी बेच लोगे या फिर उसके मंडी में ना बेच के आप डायरेक्ट उस पर बेचना चालू कर दो। जो मंडी के अंदर काम कर रहे हैं उन्हीं को ही टेक सपोर्ट जो है वो प्रोवाइड किया गया ई नाम के थ्रू। तो ये एक पैरेलल मार्केट स्ट्रक्चर जो है वो नहीं है, ये फिज़िकल मंडीज़ का ही एक नेशनल नेटवर्क जो है वो बनाया गया है, जिसके थ्रू ये इनेबल किया गया है कि जो भी स्टेट से बाहर बायर्स हैं वो लोकल लेवल पे जो है वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं दूसरी मंडीज़ के अंदर भी। यानी कि ऑल ओवर इंडिया से ट्रेडर्स जो है वो आपस में ट्रेड कर सकते हैं, और अगर वो दूसरी स्टेट से मंगा रहे हैं तो उनको ट्रांसपोर्टेशन चार्ज जो है वो खुद से पे जो है वो किया जाएगा। ई नाम को इम्प्लीमेंट किसके द्वारा किया गया था, तो ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, SFAC के द्वारा जो है वो इसको इम्प्लीमेंट किया गया, जो कि एक डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर की ही एक ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन है। इस पर्टिकुलर ई नाम के द्वारा हमने यूनिफाइड नेशनल मार्केट जो है वो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की बनाई, और ई नाम के अंदर सेल करने के लिए फार्मर को या तो APMC मंडी के अंदर जो है वो अपने आप को रजिस्टर करना पड़ता है, या फिर FPO सेंटर के अंदर, या फिर वेयर हाउस डेवलपमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी के वेयर हाउस के अंदर। अगर इन तीनों में से किसी में भी वो लोग रजिस्टर हैं तो वो ई नाम के ऊपर जो है वो सेल आउट कर सकते हैं अपने प्रोड्यूस को। देन नेक्स्ट आता है हमारा, दैट इज़ द एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एंड द लाइफ स्टॉक मार्केट एक्ट 2017। तो एग्रीकल्चर अगर हम देखें तो वो एक स्टेट सब्जेक्ट है, लेकिन एग्रीकल्चर प्रोड्यूसिंग मार्केटिंग अगर हम देखें तो वो हमारा एक कॉन्करेंट सब्जेक्ट है। इसी वजह से इस पर्टिकुलर एक्ट को सेंटर के द्वारा लाया गया है एज अ मॉडल एक्ट, और इसका एम यही है कि जो भी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का ट्रेड है हम उसको लिबरलाइज जो है वो कर सकें और फार्मर की इनकम को जो है वो डबल कर सके। ये एक्ट जो है वो बाइंडिंग नहीं है स्टेट्स के ऊपर, बिकॉज एग्रीकल्चर एज अ होल अगर हम देखें तो वो एक स्टेट सब्जेक्ट है। तो इसी वजह से जो भी स्टेट अपने अकॉर्डिंगली उसके अंदर चेंजेस लाना चाहती है लाइफ स्टॉक वगैरह में तो वो ला सकती है। फीचर्स अगर हम देखें तो इसके द्वारा जो भी होलसेल मार्केट है वो इसके अंदर जो है वो स्टेब्लिश की जाती है। डायरेक्ट सेल जो है वो फार्मर्स के द्वारा बल्क बायर्स को जो है वो की जा सकती है। गोडाउन, वेयर हाउसेस, कोल्ड स्टोरेज जो है वो कहते हैं कि यही जो है वो एक रेगुलेटेड मार्केट की तरह जो है वो काम करेगी, जहाँ से सेल आउट जो है वो की जा सकती है। और इसके अलावा सिंगल मंडी, सिंगल लाइसेंस और मंडी चार्ज जो है वो एक स्टेट लेवल पे होना चाहिए, इंस्टेड ऑफ कि स्टेट में ही आप डिफरेंट डिफरेंट मंडी के लिए डिफरेंट चार्ज जो है वो कर रहे हो। तो उन्होंने कहा कि सभी के लिए एक स्टेट लेवल पे जो है वो आप सिंगल लाइसेंस या मंडी चार्ज जो है वो लेके आओ, और एक इंटर स्टेट का भी ट्रेड लाइसेंसिंग जो है वो करो। तो ये सारे जो है वो एग्रीकल्चर प्रोड्यूसिंग लाइफ स्टॉक मार्केटिंग एक्ट के द्वारा जो है वो रिकमेंड किया गया था। देन नेक्स्ट आता है, दैट इज़ द मॉडल कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट 2018। तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के अंदर हमने कहा कि स्टेट लेवल पे एक कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग अथॉरिटी जो है वो बनाई जाए, जिसके थ्रू हम कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को जो है वो रेगुलेट कर सके। इसके अंदर जो भी रजिस्ट्रेशन है, एग्रीमेंट है, रिकॉर्डिंग कमेटी है, वो एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो है वो बनाई जाएगी, ताकि वो कॉन्ट्रैक्ट्स जो भी हुए हैं कॉन्ट्रैक्चुअल फार्मिंग के लिए उनको रिकॉर्ड कर सके डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। और जो भी कॉन्ट्रैक्चुअल फार्मिंग के अंदर आएगा उसके अंदर कोई भी राइट, टाइटल या ओनरशिप कोई भी ट्रांसफ़र जो है वो नहीं किया जाएगा। और अदर देन दैट एक विलेज लेवल पे भी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का फैसिलिटेशन ग्रुप जो है वो बनाया गया, ताकि प्रोसेस जो है वो हमारा ईज़ हो सके और क्विक नीड बेस्ड डिसीजंस जो है वो लिया जा सके, और डिस्प्यूट सेटलमेंट के लिए भी लोएस्ट लेवल पे एक मैकेनिज्म लाया जाए कॉन्ट्रैक्चुअल फार्मिंग के लिए। तो ये भी मॉडल कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट के ही अपने कुछ प्रोविजंस हैं। देन नेक्स्ट आता है एग्री बेस क्लस्टर। एग्री बेस क्लस्टर क्या होते हैं कि इनके द्वारा जो हॉरिजॉन्टल प्रोड्यूसर हैं, वर्टिकल सप्लायर्स हैं एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के, उन सभी को एक पर्टिकुलर नेटवर्क के अंदर जो है, क्लस्टर के अंदर जो है वो बांध दिया गया है, ताकि ईज़ ऑफ मार्केटिंग जो है वो हो सके।
देन नेक्स्ट आता है एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। ये भी काफ़ी न्यूज़ में रहता है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम के द्वारा जो है ये लेके आया गया था। इसका एम यही है कि जो भी फाइनेंस इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए चाहिए एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर, वो ये प्रोवाइड कर सके। तो पोस्ट हार्वेस्ट और मैनेजमेंट के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर जो है बनाने के लिए ये लोग पैसा प्रोवाइड करते हैं, या फिर कम्युनिटी फार्मिंग असेट्स बनाने के लिए पैसा जो है वो प्रोवाइड करते हैं। इसके अंदर 1 लाख करोड़ जो है वो बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के द्वारा जो है फार्मर्स तक प्रोवाइड किया जाएगा, ताकि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो सके। इसके अंदर जो भी लोन्स प्रोवाइड किए जाते हैं अप टू 2 करोड़, उसमें इंटरेस्ट जो है वो हमने सबवेंट किया है, यानी कि उसको हमने थोड़ा सा कम कर दिया है गवर्नमेंट के द्वारा 3% का जो इंटरेस्ट रेट है उसको सबवेंट किया गया है। और अदर देन दैट क्रेडिट गारंटी भी जो है वो प्रोवाइड करी गई है फ्रॉम द क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट ऑफ द एमएसएमई। यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए अगर उनको लोन चाहिए होगा तो वो कोलेटरल के बजाय क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट से उनको क्रेडिट गारंटी जो है वो प्रोवाइड कर दी जाएगी, और इसकी फ़ीस भी जो है वो गवर्नमेंट के द्वारा ही जो है वो पे की जाएगी। और लोन जो है वो इसके अंदर अप टू ₹2 करोड़ तक जो है वो प्रोवाइड किया जाता है। देन नेक्स्ट आता है हमारा, दैट इज़ द एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। ये पर्टिकुलरली फंड जो है वो डेयरी प्रोसेसिंग, मीट प्रोसेसिंग और एनिमल फीड प्लांट को इस्टेब्लिश करने के लिए जो है वो लाया गया है। और इसके अंदर भी इंटरेस्ट सबवेंशन हमारा 3% का है गवर्नमेंट के द्वारा, और साथ ही साथ में 4% का और किया जा सकता है अगर वो एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट एरिया के अंदर जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जा रहा है। ये फ़ंड के थ्रू किन किन को फ़ायदा जो है वो प्रोवाइड किया जा सकता है, तो कोई भी एफपीओ है, एमएसएमई है, या नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी है, प्राइवेट कंपनी है, इन चारों को ये फ़ंड के थ्रू जो है वो बेनिफिट प्रोवाइड किया जाएगा। और जो भी 10% ऑफ दी प्रोजेक्ट का कंट्रीब्यूशन होगा वो इस फंड में से प्रोवाइड किया जाएगा। रिमेनिंग 90% जो है वो लोन के फॉर्म में उनको प्रोवाइड किया जाएगा। और साथ ही साथ में 2 साल का मॉरेटोरियम पीरियड प्रोवाइड किया जाएगा कि आप लोन को प्रीपेमेंट के लिए आप 2 साल बाद जो है वो प्रोवाइड करें। और 6 ईयर का रीपेमेंट पीरियड जो है वो रहेगा इस पर्टिकुलर लोन के लिए, जो कि 90% हम लोन के फॉर्मेट में जो है उसको रखेंगे। देन नेक्स्ट आता है हमारा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना भी न्यूज़ में रहती है, और 2016 में जो है ये लाई गई थी। ये इसलिए लाई गई थी ताकि क्रॉप का इंश्योरेंस जो है वो फार्मर्स को मिल सके। इसके अंदर जो भी क्लेम की अमाउंट है वो फिक्स नहीं होती है, और ना ही यानी कि क्लेम अमाउंट जो है वो फिक्स नहीं है, और वो डिपेंड करेगी कितना लॉस जो है वो हो रहा है। इसके अंदर पोस्ट हार्वेस्ट लॉस के बेसिस पे जो है वो उनको क्रॉप इंश्योरेंस जो है वो प्रोवाइड किया जाता है। रीज़न जो है वो साइक्लोन भी हो सकता है, अनसीजनल रेन भी हो सकती है। ये इसके अंदर जो है वो कवर किए गए हैं, और अगर किसी को ये बीमा जो है वो कराना है तो वो उसकी वॉलेंट्री इच्छा पे जो है वो डिपेंड करेगा कि उसे करना है या नहीं करना है। इसके अंदर प्रीमियम जो है वो हर एक सीज़न के लिए पे की जाती है। खरीफ सीज़न के लिए 2% एंड राबी सीज़न के लिए 1.5%। और अगर हॉर्टिकल्चर या कॉटन क्रॉप है तो उसके अंदर जो प्रीमियम है वो 5% रखी गई है। ये प्रीमियम जो है वो फिक्स्ड है, जो कि फार्मर के द्वारा पे की जाएगी। अब जो भी रिमेनिंग प्रीमियम बची वो सेंटर और स्टेट के द्वारा आपस में मिल बांट के जो है वो उसको पे किया जाता है। इसके अंदर सेंटर जो है वो मैक्सिमम 30% तक की जो प्रीमियम है वो पे करता है, और अगर इरीगेटेड लैंड है तो उसके अंदर मैक्सिमम 25% तक की, और जो भी बचा उसको स्टेट के द्वारा जो है वो बेयर किया जाता है। ठीक है, तो अन इरीगेटेड लैंड के लिए हमारा 30% है, इरीगेटेड एरिया के लिए हमारा 25% है। तो अगर 30% हमारा वो है और 2% ऑलरेडी फार्मर पे कर चुका है, तो 28% जो है वो बचेगा। तो 28% में से सिर्फ और सिर्फ 14% जो है वो सेंटर के द्वारा बेयर किया जाएगा, और रेस्ट जो बचा 14% का वो हमारा स्टेट के द्वारा पे किया जाएगा। तो इसके अंदर हमारा 40% का जो है वो हमने एग्जांपल लिया था कि अगर 40% की प्रीमियम है तो सिर्फ और सिर्फ 30% तक की ही जो है वो हमारी सेंटर पे करेगी। 30% का आधा आधा हो जाएगा, 14% एंड 14%, एंड जो बचा इसका डिफरेंस लाइक एज ए 10% वो हमारा स्टेट के द्वारा जो है वो पे किया जाएगा। अब इसके अंदर कौन कौन से रिस्क जो है वो कवर किए गए हैं, तो कोई भी अगर प्लांटिंग रिस्क है कि रेन जो है वो कम आई, उसकी वजह से कोई लॉस हुआ, तो वो इसके अंदर आएगा। या फिर क्रॉप जो है उसका जो है वो किसी नॉन प्रिवेंटेबल रिस्क की वजह से इतना यील्ड जो है वो नहीं आया है,
या फिर पोस्ट हार्वेस्ट कोई लॉस हो गया है पेस्ट की वजह से, और इसका मैक्सिमम पीरियड जो है वो 2 हफ्ते तक का रहेगा, कि हार्वेस्ट के बाद 2 हफ्ते तक उसको सपोर्ट जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा, कि अगर कोई फायर है या फिर डिसीज़ हो गई है, ड्रॉट आ गया है, तो इस केस के अंदर उसको ये इंश्योरेंस जो है वो प्रोवाइड किया जाता है। और लोकल कैलामिटी भी अगर कोई उस एरिया के अंदर है तो उसको भी रिस्क को जो है वो कवर किया जाता है। थ्रेशोल्ड अगर हम देखें तो कितना स्टैंडर्ड यील्ड जो है वो माना गया है कि इस पर्टिकुलर लैंड से जो है इतना यील्ड होना चाहिए, तो वो लास्ट 7 ईयर्स के एवरेज के द्वारा जो है वो निकाला जाता है, ताकि ये प्रीमियम कैलकुलेट की जा सके। और जो भी पर्टिकुलरली इंश्योरेंस कंपनी कोट करेगी कि इतनी मिनिमम प्रीमियम जो है वो हमें चाहिए, सबसे कम प्रीमियम जो भी मांगेगा उस पर्टिकुलर कंपनी को जो है वो इस क्रॉप इंश्योरेंस को प्रोवाइड करने के लिए रखा जाएगा। और जो भी यूनिट ऑफ इंश्योरेंस है उसको डिसाइड किया जाएगा स्टेट के द्वारा, और इस पर्टिकुलर बेसिस पे ही लॉस भी जो है वो असेस किया जाएगा। मेजर क्रॉप्स होगी तो वो विलेज लेवल पे रहेगी, और अगर माइनर क्रॉप्स होंगी तो वो हायर लेवल पे जो है वो रहेगी यूनिट ऑफ इंश्योरेंस के अंदर। देन सम इंश्योर जो है, यानी कि कितना अमाउंट जो है इंश्योर किया जा रहा है, तो वो है हमारा थ्रेशोल्ड यील्ड, यानी कि लास्ट 7 ईयर्स के बेसिस पे कितना यील्ड जो है वो हो सकता है, और उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे एमएसपी के साथ, तो इतना सम जो है वो हमारा क्रॉप इंश्योरेंस के द्वारा हम इंश्योर जो है वो करेंगे। तो ये हमारा आज का टॉपिक यही एंड होता है। अगर कोई और भी डाउट होगा तो हम आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, नेक्स्ट हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे।